दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन के लिए आपका अभिनंदन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 52 पढ़ेंगे और इसमें व्याकरण से संबंधित शानदार शानदार प्रश्नों का संकलन आप यहाँ देखेंगे और इसमें जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे बहुत ही शानदार मिलेंगे। जैसा कि यह चैनल उसके बारे में काफ़ी प्रसिद्ध भी है और आप ही कहते हैं सर आपके वहाँ काफ़ी अच्छा संकलन मिलता है। हाँ, कुछ व्यस्तताएं हमारे सामने हैं जिसकी वजह से कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट आपको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें सामान्य होती जा रही हैं और आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 13वीं सदी के प्रारंभ में भारत के फारसी कवि ने सर्वप्रथम हिंदी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के फारसी कवि, ठीक है ना, ने सर्वप्रथम हिंदी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? अब कवि का नाम आपको अब इसके बाद हम जब प्रैक्टिस सेट जब देंगे तो उसमें डाल करके दे देंगे। पीडीएफ जब देंगे तो टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इसके उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसका पहला का जो उत्तर हो जाएगा वह उसका उत्तर होगा डी, हिंदवी। क्या होगा? हिंदवी। हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया था हिंदी के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, हिंदी भाषा के लगभग कितने शब्द बताए जाते हैं? माने हिंदी भाषा के कुल कितने शब्द बताए जाते हैं? एक मतलब संकलन, टोटल कितने मतलब शब्दों का संकलन आपको ये बताना है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या फिर 3 लाख? बहुत ही शानदार प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा। तो जिसका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, 2 लाख। कितना? 2 लाख, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 3, हिंदी भारत में कितने प्रतिशत विदेशी भारत में भाषा हिंदी भाषा में कितने प्रतिशत शब्द विदेशी भाषाओं से आगत हैं? माने विदेशी भाषाओं से कुल कितने प्रतिशत शब्द हिंदी में आए हैं यानी प्रयोग किए जाते हैं, आपको ये बताना है। 10%, 15%, 20% या फिर 25%? देखिए यहाँ 10, 15, 20 या 25 कुल कितने प्रतिशत जो है शब्द हिंदी भाषा में विदेशी भाषा से आए हैं, ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 15%। कितना? बी, 15%, ठीक है ना। 15% विदेशी भाषा के शब्द यहाँ प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न, बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? बनावट के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद होते हैं? 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद अथवा 7 भेद? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 3 भेद। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर आपको बताना है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद अथवा 7 भेद? तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर आपको पता होना चाहिए 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये 4 भेद होते हैं, ठीक है ना। आइए, इस्तीफा भाषा का शब्द है। इस्तीफा माने किस भाषा का शब्द है? इस्तीफा भाषा का शब्द माने किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की या फिर पुर्तगाली? किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की या पुर्तगाली? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 7, उपन्यास किस भाषा के अंतर्गत आता है? माने उपन्यास शब्द किस भाषा का शब्द है? आपको ये बताना है। किस भाषा के अंतर्गत यह मतलब प्रयोग किया जाता है, किस भाषा का शब्द है, आपको ये बताना है। मराठी, बंगला, पुर्तगाली या फ्रांसीसी? मराठी, बंगला, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इन चारों में कौन है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये बंगला भाषा का शब्द है। क्लियर हो गया?
बंगला भाषा का शब्द है ये। आइए प्रश्न नंबर 8 हम लोग देखते हैं। दुकान किस भाषा का शब्द है? दुकान किस भाषा का शब्द है? हालांकि ये दुकान में मात्रा ये होना चाहिए बड़ा का दुकान, ठीक है ना। दुकान किस भाषा का शब्द है ये होना चाहिए, ठीक है। अरबी, फारसी, तुर्की या पुर्तगाली में से किस में का है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? बी, फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। आइए अगला हम देखते हैं। रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रूपांतर के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद होते हैं आपको ये बताना है। पहला आपका है 2 भेद, यानी ए 2 भेद, बी 3 भेद, सी 4 भेद या फिर डी 5 भेद। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 भेद, ठीक है ना। आइए अगला हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा पीडीएफ बनाते समय कुछ क्वेश्चन इस पेज से दूसरे पेज पे चले गए, इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन मैं आपको वीडियो को सेव करके आपको बता देना चाहता हूँ किस तरह से क्या होता है। धार्मिक है, चमकीला है, धनवान है, मनुष्यता। क्या है? धार्मिक, चमकीला, धनवान, मनुष्यता। धार्मिक, चमकीला, धनवान, मनुष्यता क्या है? निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्या होगा? डी, मनुष्यता। मनुष्यता जो है भाववाचक संज्ञा है। शेष ये सब धार्मिक, चमकीला और धनवान विशेषण के शब्द हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर अच्छा लग रहा है तो भी, आप खराब लग रहा है तो भी, दोनों आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें अपना पैटर्न तय करना है। क्योंकि प्रश्नों का लेवल कैसा है यह आप ही बता सकते हैं। क्योंकि हमें तो लगता है जो भी प्रश्न मैं देता हूँ अपने हिसाब से अच्छा ही देता हूँ, लेकिन अगर कुछ ऐसा लग रहा हो कि नहीं प्रश्न आपका मतलब काफ़ी हलवा टाइप का जो लग रहा हो, तो आप ज़रूर बताएं, ताकि प्रश्नों का लेवल और बेहतर करके हम देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल पर मैं आपको बताऊं कम से कम 300 से ज़्यादा वीडियो पुराने चैनल पर ज्ञानकोश एजुकेशन पर अपलोड है। क्योंकि ज्ञानकोश एजुकेशन का ये सपोर्टिंग चैनल है, ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट। तो 300 से ज़्यादा वीडियो वहाँ अपलोड है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, लगभग टोटल का टोटल वहाँ कोर्स वहाँ आपको मिल जाएगा। फिर अब मैं नए सिरे से प्रैक्टिस सेट में दे रहा हूँ आपको, और लेवल के हिसाब से दे रहा हूँ, ताकि ये आने वाला जो एग्ज़ाम है 2021 का जो फॉर्म भरे हैं, 2022 बीता, 2023 आ गया, और अभी तक एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं चला, लेकिन काफ़ी संभावना है कि सितंबर तक हो जाना चाहिए, शेड्यूल इसका आ जाना चाहिए, ऐसा सुनने में आ रहा है। फिलहाल परीक्षा जब हो तैयारी आप अपना करते रहें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ सारा पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है, और अपने दोस्तों को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए अगला, अंत शब्द से बना हुआ विशेषण है। अंत शब्द से बना हुआ विशेषण क्या है आपको ये बताना है। आंतरिक है, या अंतरात्मा है, या अंतिम है, या अनंत है, ठीक है ना। आंतरिक शब्द से कौन सा विशेषण बना हुआ है? तो देखिए सही बात है, आपका हो जाएगा सी, ये अंतिम, अंतिम शब्द बना हुआ है, ठीक है ना। आइए, पशु शब्द से बना हुआ विशेषण क्या है? पशु शब्द से बना हुआ विशेषण क्या है? पशुत्व, पार्श्विक, पशुता, पशुओं। क्या है आपको ये बताना है। पशुत्व, पार्श्विक, पशुता या फिर पशुओं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, पार्श्विक। क्या हो जाएगा? पार्श्विक। 13वां प्रश्न, रुलाना किस प्रकार की क्रिया? अब आपको ये बताना है रुलाना किस प्रकार की क्रिया है। रुलाना, तो देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया या फिर सकर्मक क्रिया। रुलाना किस प्रकार का शब्द है? तो देखिए यह हो जाएगा आपका ए, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब क्या होता है? जो क्रिया काम स्वयं न करके किसी दूसरों से प्रेरणा देकर, यानी दूसरों से करवाता है। जिसे रुलाना का सीधा अर्थ होता है रुलवाना, माने रोना नहीं बल्कि रुलवाना, किसी दूसरे से रुलवाना, उसी को कहते हैं रुलाना, ठीक है ना। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रो पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है? अब आपको ये बताना, रो पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया,
यौगिक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया या फिर नामधातु क्रिया। तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? देखिए, पूर्व क्रिया, यौगिक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया या फिर नामधातु क्रिया। प्रश्न क्या है? रो पढ़ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यौगिक क्रिया। क्या? यौगिक क्रिया है ये, क्योंकि इसमें दो क्रियाओं का योग है, दो क्रियाएं जुड़ी हुई हैं, एक रोना और एक पढ़ना। तो रो पढ़ना, इसलिए जहाँ इस प्रकार का शब्द आपको मिले आप समझ सकते हैं कि ये क्या है? यौगिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया आप जानते हैं किसे कहते हैं? जिस क्रिया के पूर्व कोई क्रिया माने कोई क्रिया हुई हो या हो रही हो, माने एक क्रिया के पहले जो क्रिया होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। चलिए, 15वां प्रश्न क्या है? पत्र भेज दिया गया, इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य का प्रयोग किया गया है? कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या फिर कोई नहीं। एग्जाम इसी तरह प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ये चिन्ह बिल्कुल छिपे रहेंगे और इसमें कर्ता भी नहीं दिखेगा, वो सीधे आपको दिखाई कुछ और देगा, लगेगा कुछ और। इसी तरह फंसाने वाले प्रश्न दिए जाते हैं। पत्र भेज दिया गया, ठीक है ना, इसमें कौन सा वाच्य का प्रयोग किया गया? तो देखिए, इसमें जो है सी वाच्य माने कर्म वाच्य का प्रयोग किया गया, सी कर्म वाच्य का प्रयोग किया गया, क्योंकि पत्र को भेज दिया गया, ये कर्म छिपा हुआ है, कर्म का चिन्ह, ठीक है ना, इसी तरह से होगा ये। आगे देखिए, 16, वह चले जाए तो मैं बैठूं, किस प्रकार का वाक्य है? वह चले जाएं तो मैं बैठूं। सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु हेतुमद भविष्यकाल या फिर इसमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, हेतु हेतुमद भविष्यकाल, हेतु हेतुमद भविष्य। ठीक है, अब आइए कुछ हम लोग पर्यायवाची के बारे में जान लेते हैं। और मेरे दिमाग में बात आई है कि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसे पर्यायवाची 100-150 पर्यायवाची आपको यहाँ से रटवा दिया जाए और PDF पे दे दिया जाए, ताकि उसी में से जो कठिन कठिन पर्यायवाची हैं वही पूछे जाते हैं, और उन कठिन और कठिनतम पर्यायवाचियों को मैं संकलित कर रहा हूँ, और जैसे ये PDF तैयार हो जाएगा वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। विरंच किस प्रकार का पर्यायवाची? विरंच, तो विरंच क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, बुद्धू या मूर्ख। क्या? ब्रह्मा, विष्णु, बुद्धू, मूर्ख, किसका पर्यायवाची पूछा जा रहा है? विरंच का। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, ब्रह्मा। ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है विरंच। ठीक, आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 18, आर्या किसका पर्यायवाची है? आर्या किसका पर्यायवाची है? दुर्गा का या पार्वती का या सरस्वती का या फिर काली का? किसका पर्यायवाची है? दुर्गा, पार्वती, सरस्वती या फिर काली? तो 18 का आपका हो जाएगा बी, पार्वती। किसका पर्यायवाची है? यह पार्वती का पर्यायवाची है आर्या। 19 देखिए, कतांत, एक एक शब्द आपको मिलेगा, बहुत शानदार शानदार शब्द। कतांत किसका पर्यायवाची है? कतांत किसका पर्यायवाची है? तो आपका विकल्प है क्या? जंगल, यम, यमुना या फिर इंद्र। कतांत किसका पर्यायवाची है? जंगल, यम, यमुना, इंद्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा 19 का बी, यम। ये यम का पर्यायवाची है कतांत, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 20, उद्वाह किसका पर्यायवाची है? उद्वाह किसका पर्यायवाची है? आपको ये बताना है। विवाह का या दुख का या विधाता का या फिर विवाह का? आपको ये बताना है उद्वाह किसका पर्यायवाची शब्द है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, विवाह। किसका पर्यायवाची शब्द है? विवाह का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों, सबसे लास्ट में 4-5 ही पर्यायवाची दिया हूँ। पर्यायवाची का स्तर कैसा है आप हमें अवश्य बताएं, ठीक है ना। और आपको लग रहा है कि नहीं इस तरह का पर्यायवाची शब्द और चाहिए, तो आप अवश्य और अवश्य और अवश्य मैंने एकदम जरूर 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 आप कमेंट करके बताएंगे, तभी इस तरह का पर्यायवाची हम देंगे। अगर इस 4 ही पर्यायवाची में आपको लग रहा है कि नहीं आपको बेहतर पर्यायवाची शब्द मिल सकता है, तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे हाँ इस तरह का पर्यायवाची आपको चाहिए, और मैं सैकड़ों पर्यायवाची ऐसे दे सकता हूँ आपको, ठीक है ना। तो इसलिए जो है कि आप मेरे साथ बने। अब तक इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। अब बहुत शीघ्र वो वीडियो आएगा, अब उतना विलंब नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।